अच्छा, अब इन्हीं का दूसरा भी सवाल था, चूँकि उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, एंजल वन के बारे में। तो क्या एंजल वन के लिए भी वही चीज़ कही जा सकती है? एंजल वन का प्राइस पैटर्न हो सकता है अलग हो, लेकिन मेथड एक ही रहना चाहिए। एंजल वन का प्राइस पैटर्न अलग है मोतीलाल ओसवाल से, और इसमें ना आपको एक फ्लैट सपोर्ट आ चुका है, जो लो बना है 9th सितंबर का लो, व्हिच इज 2315। ये एक फ्लैट पैटर्न सपोर्ट है। तो एंजल वन दो 200 डीएमए से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, या आप ये कह सकते हैं इसका डिमांड जोन ऐसा क्रिएट हुआ है कि जब तक 9 सितंबर के लो के नीचे नहीं जाए, आप इसको वीक कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके नीचे चला गया, तो फिर वीकनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमारा जो मेजरमेंट शुरू होगा वो 2315 से शुरू होगा। एंड वेट एंड वॉच वाई, बिकॉज 2 बार 200 डीएमए पे जाके स्ट्रगल कर रहा है और ज़बरदस्त कर रहा है। तो 2315 नीचे में आपके लिए एक सपोर्ट हो गया, और 2800 ऊपर में। ये रेंज से इधर साइड का मूवमेंट इसको वॉच करना पड़ेगा, इधर साइड का ब्रेकआउट चाहिए। उसके पहले, अगर उसके पहले कॉल लेना है, तो कॉल ये होगा कि एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ है, और जब तक 2315 है, ये बाय डिप्स का कैंडिडेट रहना चाहिए। जी, लेकिन इसे हमें कटोरी के रूप में क्यों नहीं देख सकते? देख तो सकते हैं, लेकिन इन लाइट ऑफ जो ओवरऑल मार्केट करेक्शन चल रहा है, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, और इसलिए 2315 को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जी, अगर ये 9 सितंबर का बॉटम बच गया तो ये कटोरी बनेगी, और अगर ये नहीं बचा तो फिर वापस इस अभी जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसके लोअर पॉइंट पर, यानी लगभग 2000 की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या ये एक मोटा-मोटा हम आकलन करके चल सकते हैं? परफेक्ट, ऐसा ही असेसमेंट होना चाहिए इसका। जी, तो वैसे हालत में एक तरह का एम बनेगा, वो एम बनेगा आपका 15 अगस्त के आसपास से, जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर 2000 पर इसे वापस आना है तो उस तरह का एक एम बना देगा ये। करेक्ट। जी, तो यहाँ भी मतलब पैटर्न देख कर के फिलहाल एंजल वन को लेकर के आप अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्या जो लंबी अवधि के लिए बात हमने की थी, वहाँ भी यही बात है कि भई काफ़ी ज़्यादा चला है तो फिर लंबी अवधि के लिए हम क्या सोचें यहाँ पे? और ये तो ख़ैर क्या ही चला है, मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 300 से ये 5 गुना नहीं, ये 10 गुना हुआ है। हाँ, ऐसा इसलिए भी हुआ है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल जिस तरह की तेज़ी रही है, जितनी भी ब्रोकिंग या ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो जी, उसका असर तो सारे ब्रोकर्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन आप तो एक बात और बताइए, ख़ासकर, चा हाँ, 4000 से घट के लगभग 2000 पे आ गया मोटा-मोटी। तो प्राइस में सीधे मतलब रिट्रेसमेंट नहीं, वो ज़ीरो से जो आप कह लीजिए 50% रिट्रेस कर गया है ये। एक डिसेंट करेक्शन हो चुका है, और उसके बाद अगर वापस हमें 2000 का मौका मिले या ना मिले, या जो आपने ऊपर डबल टॉप बताया उसके ऊपर निकल जाए और फिर मौका दे। क्या ये एक तरह से रडार पे रखने वाली चीज़ बन गई है इस समय? 100%, 100%। क्यों? अगर इसको अब थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट डालेंगे ना, तो ये 62% रिट्रेसमेंट करेक्ट करके उसके बाद वापस आ रहा है। अच्छा, ये तो ये रिट्रेसमेंट 2000 क्या का आप जो, ये क्या आप मार्च 2023 से कह रहे हैं? करेक्ट, मार्च 2023, फ़रवरी है ना? हाँ, मार्च, सॉरी, मार्च 2023 है। ये रिट्रेसमेंट आपका टोटल कंप्लीट हो गया है इसका। तो जी। ये जो, जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है ना, ये प्लेसमेंट इसकी बहुत अच्छी है। मतलब 2000 इस बार ही गया, तो फिर इसका बेयर मार्केट समझें। अदरवाइज़ ये कंसोलिडेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन नेक्स्ट लेग के लिए रेडी करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में अगर ये 2000 पर एक मौका देता है, 2000 के आस-पास थोड़ा ऊपर-नीचे, तो ज़्यादा डिसाइसिवली उसे ना तोड़े, तो वहाँ पे, या फिर ये जो हमारा लगभग 2800 के आसपास के लेवल्स बन रहे हैं डबल टॉप वाले, और इंसिडेंटली 38.2% रिट्रेसमेंट भी वहीं पर आ रहा है। ये रिट्रेसमेंट थ्योरी भी गजब की है। मतलब आप
बिना देखे बाकी सारी चीज़ों की समीक्षा कर लें, उसके बाद रिट्रेसमेंट लगाएँ। आपने पहले जो लेवल निकाले थे, वो रिट्रेसमेंट लेवल्स भी वहीं पे आएँगे। सब मैथ है, अलग-अलग तरीका है देखने का, बट अल्टीमेटली सब मैथ ही है। जी। ये देखिए, एंजल वन को अगर साइकिल के हिसाब से देखा जाए ना, और इकोनॉमिक साइकिल से इसको रिलेट किया जाए, तो जिसके पास 5 साल 10 साल का पेशेंस है, ये अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसमें इश्यू कभी नहीं आया, ध्यान रखिए ये बहुत बड़ा इफ होता है, बिकॉज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब ब्रोकिंग कंपनीज़ में कब किधर कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस छूटेगा इसका आइडिया नहीं लगता है, इसलिए बहुत ही हाँ, माइन्यूटली इस लेकिन चीज़ वो को तो एक देखा वाइल्ड जाता गेस है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हुए हैं जिनके बारे में आप पहले से कुछ नहीं सोच सकते थे कि अच्छा वहाँ बाद में कोई भी दिक्कत आ सकती है। नहीं, बहुत सारे क्या, अब अभी जो आज ही मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ा कि ये जो एक एल्गो प्लेटफ़ॉर्म जो लिंक्ड है सारे ब्रोकर्स के साथ इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई, मोतीलाल सबके साथ, उस पे सेबी ने क्वेश्चन किया है कि उस एल्गो में कुछ एक ऐसे मॉडल्स हैं जो कि गारंटीड प्रॉफ़िट दे रहे हैं, जो कि अगेंस्ट दी अ, न गाइडलाइंस हैं। आप गारंटीड प्रॉफ़िट नहीं दे सकते हैं। तो इसमें किसी का मोडस ऑपरेंडी गलत नहीं है। एल्गो सभी लगाते हैं। अब उसमें एक ये हिडन फीचर है या जैसा भी फीचर है वो मिस हो सकता है। तो ये इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्स नहीं कह सकते। लेकिन अगर कहीं पे जो ऑडिट में इश्यू निकल के आएगी, कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्स है, इंटेंट का इश्यू है, उस जगह में प्रॉब्लम हो सकती है। आज की तारीख में एंजल ऐसा नाम तो लगता नहीं। लेकिन फिर भी हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं है तो ब्रोकिंग या ब्रोकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्रोकिंग एज़ अ बिज़नेस बहुत आगे जाके फ्लरिश नहीं करेगा। लेकिन सभी जो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं साइडलाइन्स बिज़नेस में, जिसमें फंडिंग का बिज़नेस होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का, वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस होता है, तो इन सब का स्कोप 5 साल के लिए भी बहुत है, बिकॉज़ पैसा लोगों के पास बढ़ेगा ना। ये सारी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज़ जो कि आपको वेल्थ एडवाइज़री ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, इन सब का 5 साल 10 साल का रनवे बहुत लंबा हो सकता है, जो हमने देखा और सोचा भी नहीं होगा। इतना इतना हो सकता है। लेकिन इसमें विनर वही होगा जो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत स्ट्रांगली एडहियर करे, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं बहुत ही अभी विजिलेंट हैं।